गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। और बच्चों, आज हम बात करेंगे BHU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2013 में पूछे गए जियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में। आइए बच्चों, समय ज़ाया करते हुए हम चलते हैं अपने सीरीज पर और देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी इज। मॉडर्न बायोलॉजी में जो सेंट्रल डोगमा है बच्चों, वो किसको कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बच्चों DNA टू RNA एंड RNA टू प्रोटीन। दूसरा है RNA टू DNA एंड DNA टू प्रोटीन। तीसरा है DNA टू RNA एंड RNA टू प्रोटीन। और चौथा है बच्चों RNA टू प्रोटीन एंड प्रोटीन टू DNA। इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों, वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अर्थात सेंट्रल डोगमा वो होते हैं बच्चों जो DNA से DNA के बनने की प्रक्रिया को हम रेप्लिकेशन कहते हैं, DNA रेप्लिकेशन। अगर DNA है बच्चों तो DNA के मल्टीपल कॉपी जो बनते हैं, बहुत सारे कॉपी बनते हैं, उसको हम DNA रेप्लिकेशन कहते हैं। फिर DNA से RNA का बनना बच्चों, ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और RNA के टेम्पलेट पर फिर DNA का बनना बच्चों, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और फिर RNA से प्रोटीन का बनना, वो ट्रांसलेशन कहलाता है। तो DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये सब जो देखने को मिलते हैं बच्चों, वो सेंट्रल डोगमा में देखने को मिलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77, दूसरा क्वेश्चन। ठीक बच्चों, तो 77 क्या है? पॉपुलेशन। जैसा कि बच्चों आप फिगर में देख लीजिए, ये क्या है बच्चों? ये DNA है। DNA से RNA का बनना, ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। RNA से प्रोटीन का बनना, ये ट्रांसलेशन कहलाता है। और यही थोड़ा सा और देखें बच्चों, ये देखिए DNA से DNA का बनना, ये रेप्लिकेशन कहलाता है। और फिर RNA के टेम्पलेट पर DNA का बनना, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये प्रक्रियाएं किस में पाई जाती हैं बच्चों? अर्थात DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये सब सेंट्रल डोगमा में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? पॉपुलेशन आर सेड टू बी सिम्पैट्रिक व्हेन। पॉपुलेशन को सिम्पैट्रिक हम कब कहते हैं? ठीक बच्चों, अर्थात पॉपुलेशन सिम्पैट्रिक कहा जाता है कब? पहला ऑप्शन है, टू पॉपुलेशन आर फिजिकली आइसोलेटेड बाय द नेचुरल बैरियर्स। अर्थात जो दो प्रजातियां, दो आबादियां प्राकृतिक या भौगोलिक अवरोधों के कारण शारीरिक रूप से जो अलग रहते हैं। दूसरा है बच्चों, टू पॉपुलेशन लाइव टुगेदर एंड फ्रीली इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस स्टेराइल ऑफस्प्रिंग। अर्थात दो आबादियां जो एक साथ रहते हों और मुक्त रूप से अंतर प्रजनन द्वारा अप्रजाई वंश अर्थात स्टेराइल ऑफस्प्रिंग पैदा करते हो। ये नहीं हो सकता, गलत है बच्चों। तीसरा है, टू पॉपुलेशन शेयर द सेम इन्वायरमेंट बट कैन नॉट इंटरब्रीड। और चौथा है बच्चों, टू पॉपुलेशन आर आइसोलेटेड बट ऑकेजनली कम टुगेदर टू इंटरब्रीड। इसमें सही ऑप्शन जो होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होगा। अर्थात जो दो आबादियां एक ही इन्वायरमेंट में, एक ही वातावरण में रहते हों, परंतु उनमें अंतर प्रजनन अर्थात रिप्रोडक्शन या ब्रीडिंग ना हो। दो प्रजातियां जो एक ही हैबिटेट में रह सकती हैं, जो एक ही इन्वायरमेंट में दो आबादियां रह सकती हैं, दो पॉपुलेशन रह सकती हैं, लेकिन उनके बीच में किसी प्रकार का कोई इंटरब्रीडिंग ना हो बच्चों, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सिम्पैट्रिक पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी गुड। और ये जो सही ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही है कि टू पॉपुलेशन शेयर द सेम इन्वायरमेंट बट कैन नॉट बी इंटरब्रीड टुगेदर। जो आपस में प्रजनन न करें लेकिन एक ही इन्वायरमेंट में रहें, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? सिम्पैट्रिक पॉपुलेशन कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ जो ऑप्शन लगाया गया बच्चों, इसको आप इग्नोर कर देंगे, इसको ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि पता नहीं सही है कि गलत है, ये हम नहीं जानते। लेकिन आप जो यहाँ सही लगाएंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि ये किसी स्टूडेंट का सीरीज है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं बच्चों। ऐसा कि देखिए बच्चों, फिगर में ये दिखाया गया है, यहाँ क्या दिखाया गया बच्चों? ये एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है। इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में कोई एक और पॉपुलेशन आ जाता है, जिसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। फिर यहाँ क्या होता है बच्चों? यहाँ रिप्रोडक्टिव रूप से एकदम आइसोलेटेड होते हैं, पृथक होते हैं। और फिर यहाँ जो एक पॉपुलेशन बन जाता है बच्चों, उसको हम सिम्पैट्रिक पॉपुलेशन कहते हैं। कि जो दो प्रजातियाँ, दो आबादियाँ एक ही इन्वायरमेंट में रहती हैं लेकिन वो इंटरब्रीड ना करें, उसको हम सिम्पैट्रिक कहते हैं। ठीक बच्चों, आइए बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के विषय में। बाय द स्टेटमेंट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन मींट दैट। डार्विन का एक प्रोफेस है बच्चों, एक फ्रेजल वर्ब है, जिसको उन्होंने कहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अर्थात योग्यता की उत्तरजीविता। इसका क्या आशय है, क्या मायने हैं? अगर सही में कहें बच्चों, तो ये जो है योग्यता की उत्तरजीविता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो है ये स्पेंसर द्वारा दिया गया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको दिया था। ठीक बच्चों, तो दिस स्टेटमेंट इज मेड बाय द हर्बर्ट स्पेंसर।
अर्थात ये योग्यता की उत्तरजीविता हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले किया था, लेकिन इसको पूर्ण रूप से परिणित किसने किया बच्चों? डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन में लिखा। तो डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन में इसको क्या पूर्ण रूप से परिणित किया बच्चों, लेकिन सबसे पहले ये स्टेटमेंट जो इसका फ्रेजल वर्ब है, जो एक प्रकार का फ्रेज है, कहावत के रूप में इन्होंने कहा योग्यता की उत्तरजीविता, यह हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। आइए बात करते हैं इनका क्या मतलब है, योग्यता की उत्तरजीविता का सही मायने क्या है। पहला है बच्चों, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल स्पीसीज सर्वाइव, ऐसी प्रजातियां जो सबसे प्रबलतम होगी वही जिंदा रह सकती हैं। दूसरा है बच्चों, द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द स्पीसीज सर्वाइव, वही प्रजातियां यहाँ जिंदा रह सकती हैं जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होंगी। तीसरा होगा बच्चों, द क्लेवरेस्ट ऑफ द स्पीसीज सर्वाइव, सभी प्रजातियों में से जो सबसे चतुर जीव होंगे वो जिंदा रह सकते हैं। और चौथा है बच्चों, द मोस्ट एडाप्टिव फॉर द स्पीसीज टू चेंज सर्वाइव, अर्थात वो प्रजातियां यहाँ जिंदा रह सकती हैं जो पूर्ण रूप से वातावरण के साथ अनुकूलित होंगी। तो यही ऑप्शन सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी सही है कि वही जीव यहाँ जिंदा रह सकता है। विच हैव द कैपेबिलिटी टू द एडाप्टेशंस विद द एनवायरनमेंट, जो इन्वायरमेंट के साथ मैच्योर रिलेशनशिप बनाकर चल सकता है, जो इन्वायरमेंट के द्वारा अपने आप को एडाप्ट कर लेगा, अपने द्वारा अनुकूल इन्वायरमेंट के प्रति अपने को अनुकूलित कर लेगा बच्चों, वही यहाँ जिंदा रह सकता है। क्योंकि इन्वायरमेंट में जिस प्रकार से फ्लक्चुएशन आता जाता रहता है, अगर इन्वायरमेंट हमारे लिए एडवर्स हो गया, हमारे लिए प्रतिकूल हो गया बच्चों, अगर हम जिंदा उसके लिए अडाप्ट नहीं कर पाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो हमको इन्वायरमेंट के साथ चलना पड़ेगा, इन्वायरमेंट के परिप्रेक्ष्य में काम करना पड़ेगा। जब हम इन्वायरमेंट के प्रति अनुकूलित होंगे तभी जिंदा रह सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है बच्चों कि वही जीव यहाँ जिंदा रह पाएगा जो इन्वायरमेंट के प्रति एडाप्टिव होगा, इन्वायरमेंट के प्रति अनुकूलित होगा। ठीक बच्चों, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के विषय में। विच आर ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स फाइला डज नॉट पोसेसेस अ सिलोम, इसमें से कौन सा एनिमल फाइला है बच्चों जिसमें सिलोम नहीं पाई जाती है? पहला ऑप्शन है बच्चों प्लेटीहेल्मिन्थीज, दूसरा है एनीलिडा, तीसरा है मोलस्का, चौथा है इकाइनोडर्मेटा। तो हम आपको बता दें बच्चों, एनीलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये तीनों जो होते हैं ये सिलोमेट ऑर्गेनिज्म होते हैं, अर्थात ये ऐसे फाइला हैं जिसमें सिलोम पाया जाता है। और इनका जो बॉडी सिलोम होता है बच्चों, ये अंदर और बाहर दोनों से मेसोडर्म द्वारा लाइंड होते हैं, मेसोडर्म द्वारा घिरे होते हैं। ठीक बच्चों, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी कैविटी मेसोडर्म द्वारा घिरा होता है बच्चों, उसको हम सिलोमेट कहते हैं। और जिनमें बॉडी कैविटी मेसोडर्म द्वारा घिरा नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? एसिलोमेट या स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। ठीक बच्चों, तो जैसा कि इसमें ऑप्शन कौन सही होगा बच्चों? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं बच्चों, जो फ्लैट वर्म होते हैं, वो एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं बच्चों? एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म। और ये तीनों जो होते हैं ये सिलोमेट ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक बच्चों, जैसा कि बच्चों आप इस फिगर के माध्यम से देखिए, इस फिगर में जो दिखाया गया है ये देखिए, ये जो है ये प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं जो क्या होते हैं बच्चों? ये फ्लैट वर्म है जो क्या होते हैं बच्चों? ये एसिलोमेट होते हैं। जो निमेटोड्स होते हैं बच्चों ये सीडोसिलोमेट होते हैं, जबकि जो एनीलिडा आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये सब क्या होते हैं बच्चों? सिलोमेट होते हैं। ठीक बच्चों, जैसा कि ये फिगर में आप देख रहे हैं कि ये बाहर का जो होता है बच्चों इसको इक्टोडर्म कहते हैं, जो पिंक कलर का है इसको मेसोडर्म कहते हैं, और अंदर का जो है बच्चों इसको इंडोडर्म कहते हैं। ऐसे सब में दिखाया गया है इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि बच्चों ये बॉडी सिलोम है, अगर बॉडी सिलोम अंदर और बाहर दोनों से मेसोडर्म से लाइंड होता है, जो ये पिंक कलर है बच्चों ये मेसोडर्म है। तो देखिए अंदर और बाहर दोनों से मेसोडर्म है। तो इस प्रकार का जो सिलोम बनता है बच्चों इसको हम सिलोमेट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इसमें जो देखने को मिलता है वो कौन देखने को मिलता है बच्चों? उसमें आता है एनीलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। तो ये सब जितने भी होते हैं बच्चों, जो हायर कार्डेट्स में आप देख रहे हैं जितने भी कार्डेटा हैं वो एनीलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, ये सब क्या होते हैं बच्चों? सिलोमेट ऑर्गेनिज्म कहे जाते हैं। जबकि प्लेटीहेल्मिन्थीज जो होता है बच्चों वो एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म कहलाता है। और एस्केलमेंथीज की अगर हम बात करें या निमेटोहेल्मिन्थीज की बात करें तो ये सब स्यूडोसिलोमेट होते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये क्या सिलोम नहीं पाया जाता है। ठीक, आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के विषय में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन शुद्ध रूप से मैच नहीं है? ठीक बच्चों, कौन सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है साइकॉन में कैनाल सिस्टम पाया जाता है, डेफिनेटली राइट, सही है। दूसरा है बच्चों स्टारफिश में रेडियल सिमेट्री पाया जाता है, ये भी सही है। तीसरा है बच्चों एस्कैरिस में फ्लेम सेल पाया जाता है, ये गलत है। और चौथा है प्राण सेल में हीमोसिल पाया जाता है, ये सही है। तो ये तीनों सही हैं बच्चों। इसमें जो कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। ठीक बच्चों, तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो एस्कैरिस होते हैं, एस्कैरिस में बच्चों एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के रूप में प्रोटोनेफ्रिडिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों?
प्रोटोनेफ्रिडिया पाया जाता है, जबकि फ्लेम सेल्स किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है बच्चों, प्लेटीहेलमिन्थेस का। जो फ्लैट वर्म होते हैं, फ्लैट वर्म का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है उसको हम ज्वाला कोशिका कहते हैं, फ्लेम सेल कहते हैं, जबकि एस्कैरिस में बच्चों जो प्रोटोनेफ्रिडिया होता है वो उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है। तो ये गलत मैच है, अर्थात एस्कैरिस की जगह क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ प्रोटोनेफ्रिडिया होना चाहिए। अगर यह फ्लेम सेल रहता तो यहाँ फ्लैट वर्म होना चाहिए था, प्लेटीहेलमिन्थेस होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, यही सुमेलित नहीं है। आइए बच्चों इनको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ द प्लेटीहेलमिन्थेस। जो फ्लेम सेल होता है वो प्लेटीहेलमिन्थेस का एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है, जबकि एस्कैरिस का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है उसको हम प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के विषय में। व्हेन डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट्स, जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है जब वो प्रारंभ होता है बच्चों तो क्या होता है, कौन सी घटना होती है। पहला है द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ टू स्ट्रैंड ब्रेक। दूसरा है बच्चों टू फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स ब्रेक। तीसरा है द बॉन्ड्स बिटवीन द नाइट्रोजन बेस एंड द डीऑक्सीराइबोस शुगर ब्रेक। और चौथा है बच्चों द लीडिंग स्ट्रैंड प्रोड्यूस ऑकर्स ऑफ फ्रेगमेंट्स। तो सही इसमें क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। अर्थात इसमें क्या होता है बच्चों, डीएनए रिप्लिकेशन जब होता है तो डीएनए द्विघटन में क्या होता है कि दो स्ट्रैंड जो होते हैं दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, और दोनों स्ट्रैंड को जोड़ने का जो काम करता है बच्चों वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो यही हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है बच्चों, ये टूट जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के बाद दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, जो डीएनए रिप्लिकेशन में होता है बच्चों। तो डीएनए रिप्लिकेशन में यही होता है कि दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूट जाएगा, अर्थात ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे और दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आइए फिगर के माध्यम से जानते हैं। ये देखिए बच्चों, एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है, और दोनों स्ट्रैंड जो जुड़े होते हैं ये किससे जुड़े होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो इन्हें हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने की प्रक्रिया इसमें डीएनए रिप्लिकेशन होता है, जो डीएनए हेलिकेज द्वारा तोड़े जाते हैं। ठीक बच्चों, तो ये क्या होता है, डीएनए हेलिकेज क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द एंजाइम दैट अनविंड द डबल हेलिक्स। ये डबल हेलिक्स को तोड़ने का काम करता है, और ये किसका बना होता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड का बना होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम ये करता है। ठीक बच्चों और अगर हम ये बात करें बच्चों कि ये जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं बच्चों, ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहलाते हैं। ठीक बच्चों, और ये क्या होते हैं, जब हमारे ये फ्रैगमेंट जब हम पढ़ाएंगे बायोटेक्नोलॉजी में तो उसमें जो हमारा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम आता है बच्चों, ये इस बॉन्ड को तोड़ता है। किसको तोड़ता है बच्चों, ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ देता है, और हमारे जो डीएनए फ्रैगमेंट है बच्चों वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट में टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ रिप्लिकेशन में क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के विषय में। व्हेन अ फ्रेश वाटर प्रोटोजोआंस इज प्लेस्ड इन द मेरीन वाटर, जब एक ताजे जल अर्थात ताज़ा पानी वाला प्रोटोजोआंस को हम समुद्री पानी में रखते हैं तो बच्चों कौन सी घटना होती है। पहला है द कंटेक्टाइल वैक्यूल्स डिसअपीयर, दूसरा है द कंटेक्टाइल वैक्यूल्स इंक्रीज इन साइज, तीसरा है द नंबर ऑफ द कंटेक्टाइल वैक्यूल्स अपीयर, और चौथा है द कंटेक्टाइल वैक्यूल्स रिमेन्स अनचेंज। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, द कंटेक्टाइल वैक्यूल्स डिसअपीयर। जैसे ही बच्चों फ्रेश वाटर प्रोटोजोआंस को हम मेरीन वाटर में डालते हैं वैसे ही तुरंत उनका कंटेक्टाइल वैक्यूल डिसअपीयर हो जाता है। वो इसलिए डिसअपीयर हो जाता है बच्चों क्योंकि कंटेक्टाइल वैक्यूल से रिस्पॉन्सिबल होता है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, अर्थात उसके शरीर में जो एक्सेस वाटर होता है वो एलिमिनेट होता है किसके द्वारा बच्चों, कंटेक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा। चूँकि प्रोटोजोआंस से फ्रेश वाटर से मेरीन वाटर में जा चुका है इसलिए बाहर का जो वाटर का मीडियम जो फ्लूइड मीडियम है बच्चों वो हाइपरटोनिक मीडियम में होगा। तो उस बाहर का वाटर जो उसके शरीर के अंदर तो नहीं जा पाएगा लेकिन उसके शरीर का पानी बाहर निकल जाएगा। तो जब बाहर निकल जाएगा, टोटल पानी बाहर निकल जाएगा तो उसकी सेल क्या हो जाएगी बच्चों, डेड कर जाएगी, मर जाएगी। इसलिए कंटेक्टाइल वैक्यूल्स क्या होता है बच्चों, डिसअपीयर हो जाता है, जिससे वाटर एलिमिनेट नहीं हो पाता है और वो ऑर्गेनिज्म वहाँ जिंदा कुछ दिनों तक रह सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक बच्चों, आइए अगर हम इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो व्हेन अ फ्रेश वाटर प्रोटोजोआंस इन प्लेस्ड इन द मेरीन वाटर, जब एक फ्रेश वाटर प्रोटोजोआंस को मेरीन वाटर में डाला जाएगा, द कंटेक्टाइल वैक्यूल्स डिसअपीयर, कंटेक्टाइल वैक्यूल डिसअपीयर हो जाएगा। द फंक्शंस ऑफ द कंटेक्टाइल वैक्यूल्स इज टू रिमूव द एक्सेस वाटर आउटसाइड बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ द ऑस्मो रेगुलेशन। कंटेक्टाइल वैक्यूल्स का जो मेन काम क्या होता है बच्चों, वो ऑस्मो रेगुलेशन कराना होता है, जिसमें वो एक्सेस वाटर को उसके शरीर के बाहर क्या कर देता है बच्चों, एक्सपेल आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक बच्चों,
इन मेरीन वाटर में क्या होता है, इट इज नेसेसरी टू रिटेन्स द वाटर इनसाइड द बॉडी इंस्टीड ऑफ आउट एक्सपेलिंग इट आउट। अर्थात इसमें अगर मेरीन वाटर में ऑर्गेनिज्म है तो इसमें होना क्या चाहिए बच्चों, उसके बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी रिटेंस होना चाहिए, न कि बाहर निकले। ठीक बच्चों, इफ कंटेक्टाइल वैक्यूल्स विल नॉट डिसअपियर द सेल विल गेट डिहाइड्रेटेड। अगर कंटेक्टाइल वैक्यूल्स डिसअपियर ना हो मेरीन वाटर में जाने के बाद तो क्या होगा बच्चों को, उसका जो कंटेक्टाइल वैक्यूल है वो ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया करेगा, उसके शरीर से एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देगा और वो क्या हो जाएगा, उसका सेल रिजिड हो जाएगा, सूख जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अर्थात डिहाइड्रेटेड हो जाएगा और वो मर जाएगा। ठीक बच्चों, तो इसीलिए जो इनको अगर हम फ्रेश वाटर से मेरीन वाटर में डालते हैं तो इनका जो कंटेक्टाइल वैक्यूल्स है बच्चों वो डिसअपियर हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, उस समय के लिए वो खत्म हो जाएगा और जितना पानी उनके बॉडी में रहेगा उससे वो सर्वाइव रह सकते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बायोजेनेटिक लॉ एक्सप्लेन ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी इट गिव्स बाय इट्स गिवन बाय। एक फ्रेज है बच्चों जिसको कहा गया ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। जाति आवर्तन नियम, बायोजेनेटिक नियम व्यक्तिवृत्ति में जाति वृत्ति की पुनरावृत्ति है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इट इज प्रोड्यूस्ड और इट इज गिवन बाय, इट इज क्वाइंड बाय द अर्नेस्ट हैकेल इन 1866। 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकेल ने बच्चों ये एक लॉ दिया जिसको उन्होंने क्या कहा, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, और इट इज बिलोंग्स टू द रिकैपिटुलेशन थ्योरी। ये किसमें है बच्चों, रिकैपिटुलेशन थ्योरी के अंतर्गत अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 ईस्वी में एक फ्रेज दिया, उस फ्रेज का नाम था ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। अर्थात बायोजेनेटिक नियम के अंतर्गत इन्होंने कहा कि जाति वृत्ति की पुनरावृत्ति किसी व्यक्ति वृत्ति में होती है ना बच्चों। तो इसके विषय में आइए हम बात करते हैं डिटेल्स में और जानते हैं ये है क्या। Biogenetic law of recapitulation theory was given by the Ernest Haeckel in 1866। 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकेल ने एक थ्योरी दिया, उसका नाम था रिकैपिटुलेशन थ्योरी, जिसमें उन्होंने इट स्टेट्स दैट, उसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक फ्रेज दिया जिसका नाम था ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। अर्थात ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी अर्थात ये क्या है बच्चों, इसके विषय में जानते हैं। ऑन्टोजेनी में क्या होता है, ऑन्टोजेनी इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हाइल द फाइलोजेनी इज द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द रेसेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। ऑन्टोजेनी में बच्चों हम किसी जीव के जीवन इतिहास को पढ़ते हैं, किसी जीव के जब उसके जीवन इतिहास के विषय में, उसके हिस्ट्री के विषय में पढ़ते हैं बच्चों, उसको ऑन्टोजेनी कहते हैं। और जब उसी जीव के हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को पढ़ें, उसके क्रमिक विकास को पढ़ें, उसके जैव विकास को पढ़ें बच्चों, तो उसको हम फाइलोजेनी कहते हैं। तो ये है, इट मीन्स दैट एन ऑर्गेनिज्म रिपीट्स इट एंसेस्टर हिस्ट्री ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट। तो इसका मतलब ये फैक्ट होता है बच्चों कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने वृद्धि की ओर होता है, डेवलपमेंट करता है, तो अपने पूर्वजों के हिस्ट्री को दोहराता है, अपने पूर्वजों के हिस्ट्री को, अपने पूर्वजों के इतिहास को दोहराता है बच्चों। जिस प्रकार जितने भी इस पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, जितने ये पूरे जैविक संसार में जितने भी ऑर्गेनिज्म है बच्चों, वो अपने क्रमिक विकास में, अपने डेवलपमेंट में अपने पूर्वजों के जीवन इतिहास को जरूर दोहराते हैं बच्चों, क्योंकि हमारे अंदर हमारे पूर्वज हैं, है ना बच्चों। हम लोगों का विकास किससे हुआ है, हमारे पूर्वजों से हुआ है। तो हमारे पूर्वजों का जो एक हिस्ट्री है बच्चों, एक इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, एक इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट होता है, वो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हमारे शरीर के अंदर मिलता है। ठीक बच्चों, इसी को उन्होंने रिकैपिटुलेशन थ्योरी के अंतर्गत बताया और इस फ्रेज के एक फ्रेज के रूप में जिसको उन्होंने कहा बच्चों ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। इट इज़ प्रपोज्ड बाय द अर्नेस्ट हैकेल इन 1866। ठीक बच्चों, 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकेल ने दिया, तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 84 के विषय में। इन हनी बी ड्रोन आर प्रोड्यूस्ड बाय। हनी बी में जो मधुमक्खियाँ होती है बच्चों, उसमें ड्रोन का जो डेवलपमेंट होता है वो किससे होता है? पहला ऑप्शन है अनफर्टिलाइज्ड एग, दूसरा है फर्टिलाइज्ड एग, तीसरा है लो फेड लार्वी और चौथा है लार्वी फेड विथ रॉयल जेली। इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। अर्थात जो ड्रोन होता है इसका डेवलपमेंट अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है। ठीक बच्चों, ये अनिषेचित अंडे से तैयार होता है। जैसा कि बच्चों आप देखिए, जो रानी मक्खी होती है बच्चों, वो एक फर्टाइल फीमेल होती है। क्या होती है बच्चों? फर्टाइल फीमेल। और डिप्लाइडिक होती है। क्या होती है बच्चों? डिप्लाइडिक फेज में फर्टाइल फीमेल होती है। और ये मेल जो होता है बच्चों एक प्रकार का फर्टाइल मेल है, लेकिन ये हेप्लाइडिक होता है। क्या बच्चों? हेप्लाइडिक। अर्थात इनमें क्रोमोसोम की संख्या, जो रानी मक्खी होती है इनमें क्रोमोसोम की संख्या 32 होती है, जबकि ड्रोन में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है बच्चों? 16 होती है, क्योंकि यह हेप्लाइड है। रानी मक्खी में क्या होता है बच्चों? इसमें मियोसिस होता है, अर्थात रिडक्शनल डिवीजन होता है,
और इसमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ हाफ हो जाती है, अर्थात 16 और 16 हो जाती है। ठीक बच्चों, जबकि ड्रोन में क्या होता है बच्चों, माइटोटिक डिवीजन होता है और इनका स्पर्म जो होता है मैच्योरेशन की ओर जाता है और इसमें क्रोमोसोम की संख्या हैप्लॉइड ही रहती है, क्योंकि ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। फिर आगे क्या होता है बच्चों की रानी मक्खी का जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 16 और ड्रोन के हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16, दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं आफ्टर द न्यूपिटल फ्लाइट। ये दोनों क्वीन रानी और ड्रोन दोनों न्यूपिटल फ्लाइट पर जाते हैं, उनके बीच में कॉपुलेशन होता है और फिर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। अल्टीमेटली इससे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है बच्चों, वो डिप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड फीमेल के रूप में होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, डिप्लॉयड फीमेल के रूप में होते हैं। अभी इसमें फर्टाइल और स्टेराइल दोनों फीमेल हैं। इस डिप्लॉयड फीमेल बच्चों जिसको हम रॉयल जेली खिलाते हैं, ये लोग जिसको रॉयल जेली खिलाना शुरू करते हैं, वो फर्टाइल फीमेल के रूप में क्वीन बन जाती है, और जिसको हनी खिला देते हैं बच्चों, वो स्टेराइल फीमेल के रूप में वर्कर बन जाती है। इस प्रकार से वर्कर क्या होती है बच्चों, उस पूरे छत्ते की मौसी होती है। तो यहाँ अगर हम डिप्लॉयड फीमेल के रूप में देखें तो डिप्लॉयड फीमेल के रूप में यहाँ दो ऑर्गेनिज्म है। एक है क्वीन रानी मक्खी जो रॉयल जेली खा के बनी है, और दूसरा है बच्चों हनी खा के जो वर्कर्स बन गए हैं। ये दोनों फर्टाइल ये दोनों फर्टिलाइजेशन के द्वारा प्राप्त हुए हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, ये डिप्लॉयडिक फीमेल कहे जाते हैं। जबकि यहाँ हम दूसरी तरफ अगर देखें बच्चों, यहाँ आप देखेंगे कि रानी मक्खी का जो एक हैप्लॉइड क्रोमोसोम था 16 बच्चों, ये डायरेक्ट पार्थिनोजेनेसिस करके अनिषेचित अंडे को क्या करते हैं बच्चों, पार्थिनोजेनेसिस करके डेवलपमेंट होता है और ये हैप्लॉइड मेल के रूप में ड्रोन बन जाता है। क्या बन जाए बच्चों, हैप्लॉइड मेल के रूप में ड्रोन बनता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो हैप्लॉइड मेल ड्रोन होता है बच्चों, ये क्या होता है, अनिषेचित अंडे से तैयार होता है। किससे बच्चों, अनफर्टाइल एग से तैयार होता है। इसको हम पार्थिनोजेनेसिस करते हैं। आप इसको लिख लेंगे बच्चों, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस द्वारा अनफर्टिलाइज्ड एग से जो मेल तैयार होता है उसको हम ड्रोन कहते हैं। और ये किसमें देखने को मिलता है बच्चों, जितने भी हाइमेनोप्टेरस एनिमल्स होते हैं, वो आर्थ्रोपोड्स होते हैं बच्चों, तो मक्खी में, मधुमक्खी में ये देखने को मिलता है, हनी बी में ये देखने को मिलता है कि ड्रोन जो होता है अनफर्टिलाइज्ड एग से तैयार होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के विषय में। अमोनिया इज चीफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस इन, अमोनिया किसका चीफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होता है। पहला ऑप्शन है कैमल एंड व्हेल, दूसरा है कार्टिलेजिनस फिशेस, तीसरा है व्हेल एंड टर्टवाइस और चौथा है फ्रेश वाटर फिशेस। जिसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फ्रेश वाटर फिशेस। फ्रेश वाटर फिशेस जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, अमोनोटेलिक एनिमल्स होते हैं। क्यों, क्योंकि ये अपने एक्सक्रेटरी मटेरियल्स के रूप में अमोनिया का एक्सक्रेशन करते हैं। ठीक बच्चों, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये अमोनिया का एक्सक्रेशन क्यों करते हैं। अमोनिया इज द टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिक रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजन फ्रॉम प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। जो अमोनिया होता है बच्चों ये टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट होता है किसका, एक प्रोटीन के रूप में, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का, अर्थात नाइट्रोजन के रूप में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का एक बाई प्रोडक्ट होता है जो बहुत टॉक्सिक होता है और इसको शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। मोस्ट ऑफ द aquatic एनिमल्स गेट रीड ऑफ अमोनिया बाय एक्सक्रीटिंग इट इन वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। अधिकांशतः जो aquatic एनिमल्स होते हैं बच्चों वो अमोनिया से छुटकारा पा जाते हैं। कैसे, ये डाइल्यूट फॉर्म में इसको बाहर, अर्थात अमोनिया जब तक डाइल्यूट नहीं होगा तब तक बाहर नहीं निकल सकता। अर्थात डाइल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, इनको एक्सेस वाटर की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए 1000 ml की आवश्यकता होती है और वो वाटर वही दे पाएगा बच्चों जो हर समय पानी में इमर्ज रहता है, पानी में डूबा रहता है। तो जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्रेश वाटर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, वो क्या करते हैं बच्चों, वो अमोनिया का एक्सक्रेशन करते हैं क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है और अमोनिया को निकालना भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है और ये पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होता है, पानी में बहुत तेज़ी से सॉल्युबल हो जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए और ये आसानी से रिमूवल हो जाएगा। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के विषय में। इन मंगोलिज्म अ पेशेंट पॉसेसेस, एक मंगोलिज्म में क्या जो क्रोमोसोम की संख्या होती है बच्चों वो कितना होता है। 46 क्रोमोसोम, 47 क्रोमोसोम, 45 क्रोमोसोम एंड
4 क्रोमोसोम। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा 47 क्रोमोसोम। तो मंगोलिज्म जो होते हैं बच्चों, इनको ये एक प्रकार का बीमारी है जिसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो मंगोलिज्म में क्या होता है बच्चों, 21वें क्रोमोसोम पर 21 जो क्रोमोसोम होता है, 21 अर्थात 21st क्रोमोसोम जो होता है बच्चों, उसमें एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है और वो क्रोमोसोम हो जाता है 46 + 1 = 47, 47 क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है। इसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं बच्चों, जो मंगोलिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, उनकी जो फेस होती है बच्चों वो पफिंग बॉडी होती है। जैसा कि बच्चों इस फिगर में देखिए आप, इनका जो फेस होता है बिल्कुल पफिंग बॉडी होता है। इनका जो टंग होता है बच्चों आगे हैंगिंग करता रहता है, लटकता रहता है। मुंह से हर समय लार टपकता रहता है, सेलिवेशन होता रहता है। ये बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं बच्चे, इनमें लर्निंग प्रॉब्लम होती है, दिमाग से ये बहुत कमज़ोर होते हैं। साथ ही साथ इनका जो शरीर होता है बच्चों वो वेजेट्स होता है, बहुत छोटा हो जाता है। इनके शरीर में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है बच्चों, ये ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं। इनमें रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, इनमें कार्डियक डिजीज़ हो जाता है, अर्थात बच्चों इनको जो हार्ट के प्रॉब्लम है वो हो जाते हैं। साथ ही साथ इसमें अगर हम देखें बच्चों तो इनका क्या होता है, जो बोन्स है, जो मसल्स है, ये सब क्या होता है बच्चों बहुत लेस डेवलपमेंट होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे डिफॉर्मिटीज़, बहुत सारे सिम्टम्स इनमें देखने को मिलते हैं। इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, मंगोलिज्म कहते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि 21वें क्रोमोसोम पर एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर 47 हो जाती है। ठीक बच्चों, इस प्रकार की बीमारी की ट्राइसोमी डिजीज़ कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं बच्चों, ट्राइसोमल डिजीज़ कहे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग लेइंग मैमल्स, इसमें से कौन एग लेइंग मैमल्स होता है, कौन अंडे देने वाला स्तनधारी कहलाता है बच्चों। अंडयूज मैमल कौन कहलाता है, पहला है बच्चों पेंगोलिन, दूसरा है टैकीग्लॉसस, तीसरा है पर्क्यूपाइन और चौथा है बैट। इसमें जो सही ऑप्शन होता है बच्चों वो टैकीग्लॉसस होता है। अर्थात जो एक्डिना प्लेटिपस होता है, एक्डिना क्या करता है बच्चों, वो अंडे देने वाला मैमल्स होता है, जिसमें अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए बच्चे, इसमें मेमोरी ग्लैंड तो वेल डेवलप्ड होता है, अर्थात दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, लेकिन ये बच्चा न देकर विविपाइरस ना होकर ओविपाइरस होता है। और एक खास बात इसमें और भी बच्चों की, इसमें जो ब्रेस्ट है बच्चों, अर्थात जो मेमोरी ग्लैंड है, मेल और फीमेल दोनों में डेवलप होता है, अर्थात मेल भी इसमें अपने बच्चों को दूध पिला सकता है। ठीक बच्चों, तो ये एक्डिना प्लेटिपस क्या होता है बच्चों, इट इज़ अ टाइप ऑफ द प्रोटोथेरियन मैमल्स। और ये प्रोटोथेरियन मैमल्स जो होते हैं बच्चों, मेटाथीरिया और यूथीरिया मैमल के बीच की कड़ी कहे जाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, ये यूथीरिया एंड मेटाथीरिया के बीच की कड़ी कौन कहलाते हैं बच्चों, सॉरी मेटाथीरिया जो होता है बच्चों, प्रोटोथीरिया और यूथीरिया के बीच की कड़ी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, जो मेटाथीरियन मैमल्स होते हैं वो प्रोटोथीरिया और यूथीरिया के बीच की कड़ी कहलाते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसको रिमार्क कर लेंगे बच्चों कि प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया इज द कनेक्टिंग लिंकेज बिटवीन द प्रोटोथीरिया एज वेल एज द यूथीरिया। यहाँ बात यह है कि बच्चों ये जो एक्टिना प्लेटिपस होता है, ये एक्टिना जो होता है बच्चों, इसको हम टैकीग्लासस कहते हैं। और ये जो होता है ये अंडे देने वाला एक मैमल्स होता है। ठीक बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एग लेइंग मैमल कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के विषय में। द आर्थ्रोपोड्स विच इज नोन एज द लिविंग फॉसिल, ऐसा आर्थ्रोपोड जिसको हम लिविंग फॉसिल कहते हैं वो कौन है। पहला है बच्चों बॉम्बेक्स दैट इज सिल्कवर्म, दूसरा है लोकस्टा या लोकस्ट, तीसरा है लिमुलस या किंग क्रैब और चौथा है एपिस या हनी बी। इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो लिमुलस होता है बच्चों, सॉरी जो लिमुलस होता है, क्या होता है बच्चों, लिमुलस, जिसको हम किंग क्रैब कहते हैं, ये एक प्रकार का क्या होता है बच्चों, लिविंग फॉसिल आर्थ्रोपोड्स का कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चों, क्योंकि ये बहुत वर्षों से, जब से इसका ओरिजिन हुआ बच्चों तब से लेकर अब तक इसके शरीर में किसी प्रकार का कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस नहीं हुआ, अर्थात ये जैसे पहले था वैसे अब भी है। इसमें कोई भी फाइलोजेनेटिक या किसी प्रकार का कोई इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला, किसी प्रकार का मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इसके शरीर पर नहीं देखा गया। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल के रूप में जानते हैं। ठीक बच्चों, ये आप देख रहे हैं ये किंग क्रैब का फिगर है, जिसमें क्या होता है बच्चों, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में इसमें बुक गिल्स पाए जाते हैं। और इनमें प्रजनन अंग होते हैं बच्चों, जो जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं वो एक कवर द्वारा ढके होते हैं, जिसको हम अपर्कुलम कहते हैं। जिस प्रकार से मछलियों में जो गिल्स होता है बच्चों, जो बोनी फिशेज होते हैं उनमें गिल्स जो होता है एक ढक्कन से ढका होता है, जिसको हम अपर्कुलम कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो क्रैब होता है बच्चों, इनका जो जेनेटल ऑर्गन है वो एक ढक्कन से ढका होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अपर्कुलम कहते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं इनके विषय में। लिमुलस द किंग क्रैब और हार्सू, इनको हार्सू भी कहा जाता है बच्चों, क्योंकि इनका शरीर हार्सू के समान देखने को मिलता है। कंटिन्यूस टू रिमेन्स अनचेंज फॉर द पास्ट 119 मिलियन ईयर्स, अर्थात 190 मिलियन ईयर्स से पहले, मतलब 190 मिलियंस एगो ये इनका जो शरीर है बच्चों जैसे था वैसे ही है, किसी प्रकार का कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इनमें देखने को नहीं मिला है। इट इज़ देयर फोर कॉल्ड एज द लिविंग फॉसिल, इसलिए इसको हम लिविंग फॉसिल कहते हैं।
एक्सक्रेशन अकर्स थ्रू द 4 पेयर्स ऑफ द कॉक्सल ग्लैंड। इनमें जो एक्सक्रेशन की प्रक्रिया होती है बच्चों वो 4 जोड़ी कॉक्सल ग्लैंड्स के द्वारा होता है, जबकि रेस्पिरेशन की प्रक्रिया बुक गिल्स के द्वारा होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द किडनी। इसमें कौन सा ऐसा कार्य है जो किडनी द्वारा नहीं होता है। पहला ऑप्शन है एक्सक्रेशन। तो बच्चों किडनी जो होता है हमारा एक्सक्रेशन का काम करता है, क्योंकि हमारा जो यूरिन है बच्चों वो छन के आता है। तो कौन छानता है बच्चों, हमारे किडनी। दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया यही करता है बच्चों, क्योंकि जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें साल्ट और वाटर को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बच्चों किडनी में ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। और वही बच्चों अगर हम लोअर एनिमल्स में देखें, जैसे लोअर नॉन कॉर्डेट्स में, अगर प्रोटोजुआंस में देखें बच्चों, तो इनमें भी ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया होती है, लेकिन वो किडनी जैसा एक एनालॉगस ऑर्गन्स होता है बच्चों, जिसको कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स कहते हैं। जिस प्रकार से वर्टिब्रेट किडनी साल्ट और वाटर को बैलेंस करने का काम ऑस्मो रेगुलेशन द्वारा करता है बच्चों, ठीक उसी प्रकार से लोअर एनिमल्स के रूप में जो लोअर ऑर्गेनिज्म है बच्चों, जैसे हम बात करें प्रोटोजुआंस में, तो इनमें भी ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया होती है जो साल्ट और वाटर को मेंटेन करते हैं, लेकिन बच्चों वहाँ किडनी नहीं होता, वहाँ किडनी का एनालॉगस ऑर्गन्स होता है जिसको हम कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स कहते हैं। तो वहाँ भी ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तीसरा जो हमारा किडनी करता है बच्चों वो रेगुलेशन ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम को भी रेगुलेट करने का काम करता है, क्योंकि बच्चों जो हमारे शरीर में एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स बनता है, एडीएच हार्मोन्स, जो हमारे पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है बच्चों, वो हमारे जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स से ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्व करता है और हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स में भेजने का काम करता है। फिर हमारे बॉडी में जो होता है बच्चों ब्लड का जो वॉल्यूम है वो मेंटेन करता है। तो हमारा किडनी जो है बच्चों इसमें ये भी काम करता है, रीनल ट्यूबुलस जो ट्यूबुलर सिक्रेशन और रीनल एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों, ये प्रक्रिया हमारे ब्लड के माध्यम से होती जाती रहती हैं। तो हमारे ब्लड के वॉल्यूम को भी रेगुलेट करने का काम हमारा किडनी करता है। और इसमें कौन सा काम नहीं करता बच्चों, तो ये डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड ब्लड कॉर्पल्स का काम हमारा किडनी नहीं करता, क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड ब्लड कॉर्पल्स इज टेक्स प्लेस इन द स्प्लीन। अर्थात जो हमारे डेड आरबीसी होते हैं बच्चों, जो हमारा आरबीसी 120 दिन बाद हमारे आरबीसी मर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं बच्चों, तो जो हमारे डेड आरबीसी होते हैं ये हमारे कहाँ जाते हैं बच्चों, स्प्लीन में जाकर इसको दफन कर दिया जाता है। इस प्रकार से हम स्प्लीन को क्या कहते हैं बच्चों, ये हमारे आरबीसी का कब्रिस्तान होता है। स्प्लीन क्या होता है बच्चों, हमारे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जितने भी हमारे आरबीसी डेड कर जाते हैं वो जाके कहाँ दफन हो जाते हैं बच्चों, हमारे स्प्लीन में जाके दफन हो जाते हैं। तो वहाँ स्प्लेनिक साइनोसॉइड्स पाए जाते हैं, हेपेटिक साइनोसॉइड्स पाए जाते हैं बच्चों, जिनमें माइक्रोफेजेस की प्रक्रिया होती है। तो माइक्रोफेज इनको क्या कर देते हैं बच्चों, खा डालते हैं, फाइगोसाइट्स कर जाते हैं, पचा डालते हैं। ठीक बच्चों, तो ये प्रक्रिया हमारे स्प्लीन के अंदर होता है, ये हमारा किडनी नहीं करता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। अर्थात इन तीनों प्रक्रियाओं को हमारा किडनी करता है, केवल डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड ब्लड कॉर्पल्स का काम हमारा किडनी नहीं करता, ये स्प्लीन करता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ बच्चों वही चीज़ समझाया गया है। किडनी क्या करता है बच्चों, हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में काम करता है, जो हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करता है। साथ ही साथ बच्चों ये साल्ट और वाटर को बैलेंस करने का काम ऑस्मो रेगुलेशन के द्वारा हायर एनिमल्स में करता है। ठीक इसी प्रकार से दिस इज कैरीड बाय द फूड वैक्यूल्स इन द सम लोअर एनिमल्स। ठीक बच्चों, तो ये क्या होता है, कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बच्चों, ये फूड वैक्यूल्स के द्वारा ये काम होता है। इट आल्सो रेगुलेट द ब्लड वॉल्यूम बाय रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ द वाटर एक्सक्रीटेड थ्रू द कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा क्या करता है बच्चों, एडीएच हार्मोन से रिस्पॉन्सिबल होता है, जो वाटर को एब्जॉर्व करके हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर भेजता है, और हमारा ब्लड का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, वो मेंटेन्स बना रहता है। ठीक बच्चों, अगर बात करें डिस्ट्रक्शंस ऑफ द डेड ब्लड सेल्स, डेड ब्लड कॉर्पल्स इज कैरीड बाय द स्प्लीन। अर्थात ये स्प्लीन के अंदर हमारे जो जितने भी डेड आरबीसी होते हैं वो हमारे स्प्लीन के द्वारा पचा लिए जाते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के विषय में। पल्मोनरी वेन कैरीज, पल्मोनरी वेन जो होते हैं बच्चों वो किसको ले जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तीसरा होता है मिक्स्ड ब्लड, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो जो पल्मोनरी वेन्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड शुद्ध ब्लड होता है बच्चों उसको लंग्स से हमारे लेफ्ट एट्रिया में ले जाने का काम करते हैं। शुद्ध ब्लड जो हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बच्चों उसको हमारे लंग्स से हार्ट की ओर ले आने का काम जो करता है बच्चों उसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं। जबकि बच्चों आप जानते हैं कि वेंस के द्वारा जो अशुद्ध ब्लड जो होता है बच्चों वेन के माध्यम से हमारे बॉडी टिश्यू से हमारे हार्ट की ओर आता है, और आर्टरीज जो होते हैं बच्चों वो हमारे शुद्ध ब्लड को हमारे
हार्ट से बॉडी टिश्यूज़ की ओर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक अपवाद है बच्चों, यहाँ हम देख रहे हैं कि शुद्ध ब्लड को पल्मोनरी वेन क्या करता है, लंग्स से हमारे हार्ट की ओर ले आ रहा है। ठीक बच्चों, तो ये क्या करता है बच्चों, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट की ओर ले आता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जैसा कि बच्चों आप फिगर के माध्यम से आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड, ये हमारा लंग्स है। लंग्स क्या करता है बच्चों, पल्मोनरी वेन के माध्यम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट में ले आने का काम कर रहा है। कहाँ ले आ रहा है बच्चों, आप देख रहे हैं ये पल्मोनरी वेन क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट अर्थात लेफ्ट एट्रिया में ले आकर छोड़ रहा है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ह्यूमन, अर्थात ह्यूमन में जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है बच्चों वो कहाँ होती है। पहला है यूट्रस, दूसरा है फैलोपियन ट्यूब, तीसरा है इनफंडिबुलम और चौथा है सर्विक्स। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो फैलोपियन ट्यूब में होगा। ये बच्चों थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन है। सही रूप में अगर बहुत अच्छा से क्वेश्चन ये बनाएगा तो इसमें ये होगा कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है बच्चों वो कहाँ होती है, आस्थमिक एक जंक्शन होता है बच्चों जिसको हम क्या कहते हैं, एक आस्थमिक एम्पुलरी जंक्शन। आप इसको लिख लीजिए कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है बच्चों शुद्ध रूप से कहाँ होता है, आस्थमिक एम्पुलरी जंक्शन। अर्थात आस्थमस जो होता है बच्चों वो एम्पुला, हमारे फैलोपियन ट्यूब का एक उभरा हुआ भाग होता है, एक खुला हुआ भाग होता है जिसको हम एम्पुला कहते हैं। तो वहाँ आस्थमस पाया जाता है। आस्थमस एक सिकुड़ा हुआ भाग होता है। तो जहाँ आस्थमस और एम्पुलरी दोनों का जंक्शन होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन वही होता है। और ये सब फैलोपियन ट्यूब के ही भाग होते हैं। तो यहाँ चूंकि वो नहीं दिया है, आस्थमक एम्पुलरी जंक्शन नहीं दिया है, यहाँ फैलोपियन ट्यूब दिया है, तो ऑप्शन यहाँ बी सही होगा, फैलोपियन ट्यूब। ये ट्रिक पर आप ध्यान न दीजिए बच्चों, ये गलत दिया है। ठीक बच्चों, तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया ह्यूमन बींग्स में होती है वो कहाँ होता है बच्चों, फैलोपियन ट्यूब में होता है। और सही रूप से कहाँ होता है, आप कॉपी में कहीं लिख लीजिए बच्चों, रिमार्क कर लीजिए, आस्थमिक एम्पुलरी जंक्शन में होता है। ठीक बच्चों, आइए फिगर के माध्यम से देखते हैं। जैसा कि आप बच्चों ये फिगर देख रहे हैं, ये पूरा क्या है बच्चों, ये फैलोपियन ट्यूब है। तो फैलोपियन ट्यूब में आप देख रहे हैं, ये देखिए आस्थमस है और ये है एम्पुला। तो आस्थमस और एम्पुला के बीच का यही जो जंक्शन होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन यहाँ होता है। जबकि यहाँ फर्टिलाइजेशन कहाँ दिखाया गया है, यहाँ, ये गलत है बच्चों। ठीक है, तो ये जो होता है, ये देखिए आप, ये इनफंडिबुलम जो फिंगर जैसी संरचना जो पाई जाती है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं। तो यहाँ से जो सेकेंडरी एसाइड्स के रूप में, सेकेंडरी ओसाइड्स के रूप में जो ओवा बाहर निकल के आती है बच्चों, इसको इनफंडिबुलम क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं। और फिर ये अंदर फेम्ब्रिल के माध्यम से इसको अंदर की ओर ले जाते हैं। और यहाँ फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है बच्चों, वहाँ शुरू होती है, एम्पुलरी आस्थमिक जंक्शन यहाँ शुरू होती है। और फिर धीरे धीरे यहाँ क्या होता है बच्चों, क्लीवेज होता है। क्लीवेज के बाद मॉरुला होता है, मॉरुला के बाद फिर ब्लास्टुला होता है। और ये ब्लास्टोसिस्ट आकर क्या होता है बच्चों, इंडोमेट्रियम में इम्प्लांट कर जाता है। तो इंडोमेट्रियम अर्थात गर्भाशय के अंदर बच्चे का इम्प्लांट होना, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये हम बताएंगे बच्चों आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी में बहुत अच्छे से। लेकिन आप यहाँ ये जानिए कि यहाँ जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है बच्चों, फैलोपियन ट्यूब में, और खास तौर से आस्थमिक एम्पुलरी जंक्शन पर होता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइए बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के विषय में। ऑस्टियोमेलेशिया इज द डिफिशियंसी डिजीज ऑफ, ऑस्टियोमेलेशिया एक डिफिशियंसी डिजीज है, वो किस में पाया जाता है, क्या होता है ये बच्चों। पहला है प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन इन इन्फेंट, दूसरा है प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन इन एडल्ट, तीसरा है विटामिन डी डिफिशियंसी इन एडल्ट, और चौथा होता है विटामिन डी डिफिशियंसी इन इन्फेंट। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विटामिन डी डिफिशियंसी इन इन्फेंट। जो ऑस्टियोमेलेशिया होता है बच्चों, ऑस्टियोमेलेशिया में होता क्या है कि हमारी जो हड्डियां होती हैं बच्चों, वो क्या होती है, बहुत सॉफ्टेंड हो जाती है, बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हड्डियों में क्या होता है बच्चों, एक लोच आ जाता है, एक मुड़ाव आ जाता है, जो एकदम बो अर्थात धनुष के आकार का बन जाता है। धनुष के आकार के हमारी हड्डियां मुड़ जाती हैं बच्चों। और वो क्यों, क्योंकि लेस अक्यूमुलेशन ऑफ द कैल्शियम इनसाइड द बॉडी, हमारे मसल्स पर, हमारे बोन में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होने के कारण, उसकी डिफिशियंसी होने के कारण बच्चों हमारे बोन्स में हार्डनेस नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से हड्डियां क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं, बो के आकार में, धनुष के आकार में हो जाती हैं। आइए समझते हैं इनके विषय में। ऑस्टियोमेलेशिया रिफर्स टू द सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स ऑफन कॉज्ड बाय द विटामिन डी डिफिशियंसी इन द अडल्ट। अडल्ट में क्या होता है बच्चों, सॉरी एक मिनट, ऑप्शन हमने बच्चों आपको, एक मिनट, इसमें जो ऑप्शन होगा बच्चों, ये ऑप्शन नंबर विटामिन डी डिफिशियंसी इन अडल्ट, ऑप्शन डी सी सही होगा। क्या होगा बच्चों, विटामिन डी डिफिशियंसी इन अडल्ट। अडल्ट में क्या होता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी से हमारी हड्डियां क्या होती है बच्चों, जब विटामिन डी की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो हड्डियां हमारी बो के आकार में मुड़ जाती हैं, जिसको हम कोयॉक्स वायरम कहते हैं। इस बीमारी का नाम है बच्चों कोयॉक्स वायरम, जिसमें हड्डियां, आपके दोनों जो पैर की हड्डियां हैं, पैर ऐसे मुड़ जाता है,
बाहर से ऐसे दिखता है, अंदर ऐसे कर्व के रूप में। अब इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, कोयाक्स वायरम कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एक प्रकार की डिफॉर्मिटी है कोयाक्स वायरम। तो क्या होता है बच्चों, ऑस्टियोमैलेशिया रिफर्स टू अ सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन ऑफन कॉज्ड बाय द विटामिन डी डिफिशियंसी इन अडल्ट। अडल्ट में क्या होता है बच्चों, विटामिन डी की डिफिशियंसी या विटामिन कैल्शियम की कमी से क्या होता है बच्चों, हमारा बोन सॉफ्टेंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा कोमल बन जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल बन जाता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ क्या हो जाती हैं बच्चों, मुड़ जाती हैं। साइन एंड सिम्टम्स कैन इंक्लूड्स डिफ्यूज बॉडी पेन। इसमें क्या होता है बच्चों, हमारे शरीर में बहुत तेज़ी से दर्द होता है। मसल्स वीकनेस, मांसपेशियाँ क्या होती है बच्चों, वो कमज़ोर हो जाती हैं। एंड फ्रेजिलिटी ऑफ द बोन्स, अब हमारा बोन क्या होता है, फ्रेजाइल हो जाता है। मेजर्स ऑफ प्रिवेंट्स एंड ट्रीट ऑस्टियोमैलेशिया यूजुअली रिवॉल्व अराउंड इनटेक द विटामिन डी एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स। और इसको दूर करने के लिए कौन सा उपाय होगा बच्चों, इसको दूर किया जा सकता है जब हम कैल्शियम या विटामिन डी का सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, विटामिन डी का पिल्स लें, गोली लें, और कैल्शियम के टेबलेट खाते हैं, तो बच्चों हमारी हड्डियां जो होती हैं वो मजबूत हो जाती हैं, फ्रेजाइल से वो पोरस बन जाती हैं, फ्रेजाइल से वो हार्ड बन जाती हैं। और हार्ड बनने के बाद क्या होती है बच्चों, हमारी हड्डियों में मजबूती आ जाती है, हमारे मसल्स में मजबूती आ जाती है। ठीक बच्चों, तो हमारे हड्डियों में जो फ्रेजाइल बना जाता है बच्चों, जो हमारा सॉफ्टेंड हड्डियाँ हो जाती हैं ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द कैल्शियम एज वेल एज द विटामिन डी, तो हमारी हड्डियाँ क्या हो जाती हैं बच्चों, सॉफ्टेंड हो जाने की वजह से बो के आकार में, धनुष के आकार में मुड़ जाती हैं, जिसको हम कोयाक्स वायरम कहते हैं इस डिफॉर्मिटी को। तो ये सब क्यों होता है बच्चों, ये होता है विटामिन डी डिफिशियंसी इन एडल्ट। तो सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसको हम ऑस्टियोमैलेशिया कहते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, जैसा कि बच्चों आप फिगर में ये देखिए, यहाँ दिखाया गया है कि हड्डियाँ जो है, ये पैर की हड्डी है, ये ऐसे मुड़ गई है, धनुष के आकार का बन गया है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी, इसको हम कोयाक्स वायरम कहते हैं। द वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल इज, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन सेमिल्यूनर वॉल्व, दूसरा है ट्राइकस्पिड वॉल्व, तीसरा है माइटल वॉल्व और चौथा बाइकस्पिड वॉल्व। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों, उसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। 3 फ्लैप का बना हुआ एक वॉल्व पाया जाता है बच्चों, जो हमारा कहाँ पाया जाता है, वो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया, अर्थात उसको एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं उसी पर ये पाया जाता है। जैसा कि आप फिगर के माध्यम से देखिए, द चैम्बर ऑफ द हार्ट आर गार्डेड बाई द वॉल्व विच प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। ये वॉल्व पाया क्यों जाता है बच्चों, वॉल्व इसलिए पाया जाता है क्योंकि जैसे हमारे एट्रिया से हमारा ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, और वेंट्रिकल जब हमारा प्रेशर बनेगा तो फिर हमारे एट्रिया में न जाने पाए, इसके लिए नेचर ने बच्चों क्या कर दिया है कि दोनों एट्रिया, लेफ्ट एंड राइट एट्रिया दोनों के बीच पर एक वॉल्व लगा दिया है, जिससे जब हमारा ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आए और वेंट्रिकल जब फिर प्रेशर बने वेंट्रिकल से, तो एट्रिया में न जाकर हमारे एओर्टा के माध्यम से शुद्ध ब्लड हमारे बॉडी टिश्यूज में चला जाए, और अशुद्ध ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा हमारा लंग्स में चला जाए फॉर द पर्पज ऑफ द एरेशन के लिए। ठीक बच्चों, तो इसीलिए नेचर ने वॉल्व बना दिया है। वॉल्व इसलिए बनाया कि वो बैक फ्लो न करने पाए, हमारा ब्लड पुनः वापस उस जगह पे न जा पाए, इसलिए वो क्या कर दिया बच्चों, एक फ्लैप टाइप एक वॉल्व लगा दिया है जो ब्लड के बैकफ्लो को रोकता है। तो द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय द वॉल्व फॉर्म्ड ऑफ 3 मसल्स, फ्लैप और कस्प्स, कॉमनली कॉल्ड एज द ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक फ्लैप बना, 3 फ्लैप का बना हुआ एक वॉल्व बनाया है बच्चों नेचर ने, जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। वेयर एज द बाइकस्पिड आर द माइट्रल वॉल्व गार्डेड द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जबकि अगर लेफ्ट साइड में हम देखें बच्चों, तो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक 2 फ्लैप का बना हुआ वॉल्व होता है बच्चों, जिसको हम माइट्रल वॉल्व कहते हैं। जैसे कि फिगर के माध्यम से समझते हैं बच्चों, ये देखिए, ये राइट एट्रिया है, राइट वेंट्रिकल, और इस सेप्टम को हम क्या कहते हैं बच्चों, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। क्योंकि एट्रिया है, ये वेंट्रिकल, इसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। और इसी सेप्टम पर एक वाल्व ये पाया जा रहा है जो 3 फ्लैप का बना होता है, इसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। 3 फ्लैप इसमें देखने को मिलते हैं, 3 पंखे जैसी संरचना देखने को मिलती है बच्चों। और ये क्या होता है, एक वाल्व, अर्थात ये वाल्व इसीलिए होता है बच्चों कि जब यहाँ से ब्लड हमारे वेंट्रिकल में आए और वेंट्रिकल में जब प्रेशर बने तो पुनः ये एट्रिया में न जाने पाए, इसके लिए यहाँ एक वाल्व होता है, ये इसको बंद कर देता है, कपाट के रूप में बंद कर देगा बच्चों। तो जब हमारे राइट वेंट्रिकल प्रेशर बनेगा तो ये ब्लड हमारे यहाँ न जाकर, क्योंकि यहाँ क्या पाया जाएगा, एओर्टा के माध्यम से, यहाँ क्या होता है बच्चों, यहाँ पल्मोनरी आर्टरी होता है, तो पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से हमारा जो अशुद्ध ब्लड है बच्चों वो हमारे लंग्स में चला जाता है। किसके लिए बच्चों, एरेशन के लिए, अर्थात ऑक्सीजनेशन के लिए। तो इसीलिए ये बंद हो जाए। अगर ये ना होता बच्चों तो हमारा जब प्रेशर यहाँ एट्रिया में बनता तो ये फिर वापस ब्लड हमारे एट्रिया में वेंट्रिकल जो प्रेशर बनता
तो फिर हमारा ये ब्लड क्या होता है, आर्टेरिया में चला जाता है। इसलिए नेचर ने क्या किया है बच्चों, यहाँ एक वॉल बना दिया है कि वेंट्रिकल में प्रेशर बनने के बाद भी हमारा ब्लड यहाँ बैकफ्लो ना करने पाए, केवल क्या करे बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से हमारे लंग्स में पहुंचे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी बनाया गया बच्चों, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम पर यहाँ एक 2 फ्लैप का बना हुआ, 2 पंखे का बना हुआ वाल्व बनाया गया है, जिसको हम माइट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, माइट्रल वाल्व या बाइक। यहाँ भी क्या होता है बच्चों, जब हमारा ब्लड, शुद्ध ब्लड जो होता है लंग्स से हमारे लेफ्ट एट्रिया में आता है, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला आता है, और फिर हमारा जब यहाँ प्रेशर बनता है तो यहाँ क्या होता है बच्चों, यहाँ एओर्टा खुलता है, एओर्टिक वाल्व होता है यहाँ, और जैसे ही प्रेशर हमारे वेंट्रिकल में बनता है तो ब्लड हमारा एओर्टा के माध्यम से हमारे बॉडी टिश्यूज में चला जाता है। अगर ये वाल्व ना होता बच्चों तो ये क्या होता कि हमारा प्रेशर जब यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल में बनता तो शुद्ध ब्लड हमारे एओर्टा में न जाकर सीधे लेफ्ट आर्टिकल में चला जाता। तो लेफ्ट आर्किल में जाने की प्रक्रिया को रोकने के लिए नेचर ने 2 वाल्व लगा दिया बच्चों, एक यहाँ, इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, इसको माइट्रल वाल्व कहते हैं। और दोनों वाल्व कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, एट्रियो वेंट्रिकुलर जंक्शन पर देखने को मिलते हैं। ठीक बच्चों, तो इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो क्या कह रहा है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो एक वाल्व पाया जाता है उसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ठीक बच्चों, आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के विषय में। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द लंग्स इज, लंग्स के आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है पेरिकार्डियम, दूसरा है पेरिटोनियम, तीसरा है प्लूरा और चौथा है एपिथेलियम। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों उसको कहते हैं प्लूरा, अर्थात प्लूरल कैविटी जो होती है बच्चों, प्लूरल कैविटी को हम क्या कहते हैं, वो लंग्स की कैविटी होती है। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों आउटर को, तो इसमें ऑप्शन और बढ़िया इसको देना चाहिए, इसको देना चाहिए पेराइटल प्लूरल कैविटी, पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या होता है बच्चों, बाहर वाला जो मेम्ब्रेन होता है, चूंकि ये बाहर मेम्ब्रेन को पूछ रहा है तो बाहरी झिल्ली को हम क्या कहते हैं बच्चों, आउटर मेम्ब्रेन को हम पेराइटल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेराइटल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। और अंदर वाले मेम्ब्रेन को हम कहते हैं विसरल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक बच्चों, तो सॉरी पेरिटोनियम नहीं बच्चों, बाहर वाले को हम कहते हैं पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन और अंदर वाले को कहते हैं विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, पेरिटोनियम नहीं कहा जाता, सॉरी। ठीक बच्चों, तो ये क्या है बच्चों, जैसा कि आप फिगर में ये देखिए, ये लंग्स है। ठीक बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये लंग्स है, ये लंग्स है। और लंग्स में देखिए बच्चों ये जो मेम्ब्रेन देखने को मिल रहे हैं, ये देखिए, ये जो पिंक कलर में आप देख रहे हैं अंदर से, ये पिंक कलर का जो मेम्ब्रेन दिख रहा है बच्चों, इसको हम कहते हैं विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। जैसा कि आपको बच्चों देखिए यहाँ लिखा गया है, ये देखिए ये क्या लिखा गया, विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। तो जो पिंक कलर का है बच्चों, ये विसरल माने होता है इंटरनल आर्गन। तो हमारा जो लंग्स है बच्चों वो इंटरनल है, अंदर की ओर ये लंग्स है। तो इस लंग्स को जो प्रोटेक्शन प्रदान कर रहा है उस मेम्ब्रेन को हम विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और बाहर बच्चों जो आप नीले कलर में देख रहे हैं, ये नीला कलर जो होता है ये बाहरी मेम्ब्रेन है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि लंग्स का जो बाहरी मेम्ब्रेन होता है बच्चों उसको क्या कहते हैं। तो सही ऑप्शन होना चाहिए था पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन, लेकिन यहाँ केवल प्लूरा दे दिया है, इसलिए आप प्लूरा पर क्या करेंगे, ट्रिक करेंगे। लेकिन सही मायने में अगर पूछा जाता है तो बाहर वाले मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, अंदर वाले मेम्ब्रेन को हम विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। जब किसी विसरा को कवर्ड किया जाता है, किसी इंटरनल ऑर्गन को कवर्ड किया जाता है बच्चे, उसको हम विसरा कहते हैं। तो विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन इंटरनल स्ट्रक्चर है और पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है वो आउटर स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो प्लूरा होगा। ठीक बच्चों, आइए बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के विषय में। फंक्शन ऑफ द एलेंटॉयज इन मैमल इज, मैमल जो एलेंटॉयज होता है बच्चों वो किसका काम करता है। पहला ऑप्शन रिस्पिरेशन ओनली, दूसरा होता है एक्सक्रीशन, तीसरा होता है न्यूट्रिशन एक्सक्रीशन एंड रिस्पिरेशन और चौथा होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम द शॉक्स। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक्चुअली में जो एलेंटॉयज होता है बच्चों, इट इज़ अ टाइप ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ फीटस। फीटस का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है बच्चों उसको हम एलेंटॉयज कहते हैं। ठीक बच्चों, क्या कहते हैं बच्चों, एलेंटॉयज। तो एलेंटॉयज जो होता है वो इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहलाता है फीटस के लिए। लेकिन यहाँ चूंकि ये तीनों दिया है तो ये तीनों काम करता है बच्चों, न्यूट्रिशन का भी काम करता है, एक्सक्रेशन का भी काम करता है, रेस्पिरेशन का भी काम करता है। लेकिन एग्जैक्टली अगर ये काम करता है बच्चों तो इट इज़ ओनली अ टाइप ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ द फीटस। ठीक बच्चों, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक बच्चों, आइए समझते हैं। द एलेंटॉयज हैज़ 4 फंक्शन सच एज, इसमें 4 फंक्शन देखने को मिलते हैं। इट सर्व्स एज द एम्ब्रियोनिक रेस्पिरेटरी सिस्टम, अर्थात जो भ्रूणावस्था में जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है बच्चों वो भी ये काम करता है। दूसरा है इट रिसीव द एक्सक्रीशन ऑफ द एम्ब्रियोनिक किडनी, अर्थात एम्ब्रियन जो फीटस का इन्वेस्ट मटेरियल होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है बच्चों, वो आके कहाँ इकट्ठा होता है, वो एलेंटॉयज में। तो एक्चुअली में एलेंटॉयज ही इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है जो अपशिष्ट मटेरियल को अपने पास रखता है।
इट एब्जॉर्ब एल्बुमिन विच सर्व्स एज द न्यूट्रिएंट्स दैट इज प्रोटीन फॉर द एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो के लिए प्रोटीन को भी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ द एल्बुमिन। ठीक बच्चों, तो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है बच्चों, एमनियोटिक फ्लूइड के माध्यम से क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बच्चे को मिलते रहते हैं। तो ये क्या करता है बच्चों, ये जो एल्बुमिन है वो भी क्या करता है, एल्बुमिन के रूप में, प्रोटीन के रूप में इसको न्यूट्रिएंट के रूप में सप्लाई देता है। इट एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम द सेल फॉर द स्ट्रक्चर नीड फॉर द एम्ब्रियो। बच्चे के लिए कैल्शियम का भी एब्जॉर्प्शन करता है। इस प्रकार से ये सभी काम करता है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या होता है बच्चों इसमें सही है। इट एक्ट्स एज द न्यूट्रिशन, एक्सक्रेशन एज वेल एज द रेस्पिरेशन, ये तीनों सही हो गया। ठीक बच्चों, आइए बात करते हैं। जैसा कि बच्चों आप देखिए फिगर में, ये क्या है, ये अंदर एक ये एक एग है। एग के अंदर आप देख रहे हैं ये एल्बुमिन होगा, ये इसके बाहर का जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ सेल होता है। ठीक बच्चों, और यहाँ आप देखेंगे तो ये देखिए, ये जो होता है बच्चों विटिलाइन मेम्ब्रेन होता है, जिससे हम विटिलस कहते हैं, योग जो होता है। इधर देखिए बच्चों कोरियान होता है, ये एल्बुमिन होता है, जिसके द्वारा उसको क्या बोलता है, ये प्रोटीन है। यहाँ देखिए बच्चों, एक मिनट, ये देखिए बच्चों, ये इसका एलेंटॉयस है। एलेंटॉयस क्या होता है बच्चा, इसका एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होता है, जहाँ अपशिष्ट मटेरियल यहाँ के इकट्ठा रहते हैं। ये इसका एमनियन है, और ये देख रहे हैं आप एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। ये एयर पॉकेट या एयर सैक के रूप में यहाँ देख रहे हैं। ठीक बच्चों, ये हम आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी में बहुत अच्छे से बताएंगे, बशर्ते आप यहाँ जानिए कि एलेंटॉयस इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ द एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स। एक मुख्य रूप से क्या होता है बच्चों, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स ही होता है। यूरेमिया इज द डिजीज रिलेटेड टू दी। यूरेमिया एक प्रकार की बीमारी है जो किससे रिलेटेड है बच्चों, तो ये क्या होता है, फेलियर ऑफ एडीएच सिक्रेशन। जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का सिक्रेशन कम हो जाता है तो बच्चों क्या होता है, डायबिटीज इंस्पाइडस होता है, अर्थात हमारे शरीर से ज़्यादा पानी क्या होता है, डिहाइड्रेट होता है। एक्सेस ऑफ एडीएच सिक्रेशन, अगर एडीएच का ज़्यादा मात्रा होने लगेगा बच्चों तो क्या होगा, हमारे यूरिन कम निकलेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी अंदर की ओर कंटेन हो जाएगा, रिटेंस होगा, और हमारे शरीर से पानी कम निकल पाएगा। तो यूरिन में पानी की कमी हो जाने से उसको क्या कहते हैं बच्चों, स्कैंटी डिजीज़। तो हमारे जो स्कैंटी डिजीज़ होती है वो किसकी वजह से होता है बच्चों, ड्यू टू द हाइपोसिक्रेशन ऑफ द एडीएच। एडीएच का कम सिक्रेशन होने से क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी एक्सेस सिक्रेशन से। एडीएच का जब ज़्यादा सिक्रेशन हो जाएगा बच्चों तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमारे शरीर के अंदर कंटेंस हो जाएगा, और हमारे यूरिन में पानी कम आएगा। तो पानी कम आएगा बच्चों, उसको स्कैंटी डिजीज कहते हैं। और जब एडीएच हार्मोन्स की कमी हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमारे यूरिन के माध्यम से बाहर निकलेगा, डिहाइड्रेशन ज़्यादा तेज होगा। ठीक बच्चों, तो ये बीमारी यूरेमिया नहीं है। यूरेमियम कह रहा है फेलियर ऑफ किडनी, यही सही है। किडनी फेल हो जाने से यूरेमिया होता है बच्चा, अर्थात जब हमारा किडनी फेल हो जाता है बच्चों तो यूरेमिया, यू इक्वल टू यूरिन एनीमिया, अर्थात ब्लड, जब ब्लड हमारे यूरिन के साथ आता है बच्चों तो उसको हम क्या कहते हैं, यूरेमिया। तो जब हमारा आरबीसी हमारे यूरिन के साथ ब्लड आए तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, यूरेमिया। और ये तब होता है जब हमारा किडनी फेल होता है। जब एक्सेस मात्रा में हमारा यूरिया जो है बच्चों हमारे किडनी पर आता है तो हमारा जो ग्लोमेरुलस से बच्चों वो क्या होता है, फट जाता है, जिसके वजह से फिल्ट्रेशन के द्वारा हमारा आरबीसी हमारे यूरिन में आने लगता है। इसको हम यूरेमिया कहते हैं। इट इज़ ओनली कब होता है बच्चों, ड्यू टू द फेलियर ऑफ द किडनी फेलियर के बाद। ठीक बच्चों, तो क्वेश्चन पूछ रहा है यूरेमिया डिजीज रिलेटेड टू। यूरेमिया एक प्रकार की बीमारी है जो किससे रिलेटेड है बच्चों, तो इट इज़ रिलेटेड विथ किससे बच्चों, फेलियर ऑफ किडनी। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 के विषय में। निकोटीन एक्ट्स एज द स्टिमुलेंट बिकॉज इट हैज सिमिलर इफेक्ट्स टू। तो निकोटीन एक प्रकार का स्टिमुलेंट्स होता है बच्चों, एक प्रकार का ट्रांसक्विलाइजर्स होता है जो हमारे शरीर में उत्तेजना प्रकट करता है। क्या बच्चों, जितने भी ड्रग एडिक्टर्स होते हैं बच्चों, जितने भी स्मोकर्स होते हैं जो ये ड्रग्स यूज करते हैं या ये जो टोबैको वगैरह या फिर सिगरेट यूज करते हैं बच्चों, तो ये क्या होते हैं, ये बहुत अच्छे स्टिमुलेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्प्रेरक के काम करते हैं, उत्तेजक होते हैं, ट्रांसक्विलाइजर्स होते हैं जो हमारे अंदर उद्दीपन पैदा करते हैं, जो हमारे जो एक्साइटमेंट पैदा करते हैं, एक्साइटेशन पैदा करते हैं। तो ऑप्शन दे रहा है बच्चों, निकोटीन एक्ट्स एज द स्टिमुलेंट बिकॉज इट सिमिलर इफेक्ट टू। एक प्रकार का स्टिमुलेंट्स होता है जो किसके समान इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। पहला है थायरॉक्सिन, दूसरा है एसिटिलकोलिन, तीसरा होता है डोपामिन और चौथा है टेस्टोस्टेरोन। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बच्चों एसिटिलकोलिन। तो ये एसिटिलकोलिन जैसा ही स्टिमुलेंट्स का काम करते हैं। तो जो हमारा ये क्या होता है बच्चों, निकोटीन्स होता है, ये जैसे हमारे सिगरेट तंबाकू में पाए जाते हैं। तो निकोटीन इज द मेजर स्टिमुलेंट्स कंपोनेंट ऑफ द टोबैको प्रोड्यूस्ड इंक्लूडिंग सिगरेट्स। ये निकोटीन किस में पाया जाता है बच्चों, एक प्रकार का स्टिमुलेटरी कंपोनेंट्स होता है जो हमको एक्साइटेशन प्रदान करता है, उत्तेजना प्रदान करता है। सच रूप से ये किस में पाया जाता है बच्चों, सिगरेट्स में पाया जाता है।
निकोटीन हैज़ अ नंबर ऑफ द इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी सिमिलर टू द एस्टाकोलिन। ये विभिन्न प्रकार के इफेक्ट्स पैदा करता है, जिस प्रकार से एस्टाकोलिन होता है, एस्टिलकोलिन होता है बच्चों, ठीक उसी प्रकार से काम करता है। इट स्टिमुलेट्स पैसेज ऑफ द नर्व इम्पल्सेस। ये करता क्या है बच्चों, जैसे ही हम निकोटीन को लेते हैं ये तुरंत हमारे नर्व इम्पल्सेस को स्टिमुलेट्स कर देता है। हमारी बॉडी जो हमारे बॉडी मसल्स हैं बच्चों वो रिलैक्स हो जाते हैं, और जिससे एड्रेनलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन तेज हो जाता है। जब एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन तेज होता है बच्चों, तो एड्रेनलिन हार्मोन्स करता क्या है कि हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, हार्ट बीट को बढ़ा देगा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा बच्चों तो हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इंटेक करेगा। जब ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर आता है बच्चों तो उतना ज़्यादा एनर्जी हमको बढ़ जाती है। तो ऑक्सीजन का ज़्यादा आना, हमारा वाइटल एक्टिविटीज़, वाइटल कैपेसिटी जब बढ़ जाएगा, हमारे लंग्स में जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा बच्चों उतने ज़्यादा एनर्जी हमको मिल जाती है और हम एक्साइटेड हो जाते हैं। तो हमारे उत्तेजना क्यों आता है बच्चों, क्योंकि जो निकोटीन होता है वो नर्व इम्पल्सेस को बढ़ा देता है, स्टिमुलेट कर देता है, जिससे हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है बच्चों वो हाइपर एक्टिव हो जाता है और एड्रेनलिन का सिक्रेशन करता है। और ये एड्रेनलिन हार्मोन्स क्या करता है बच्चों, हमारे ब्लड में ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, हार्ट बीट को बढ़ा देता है, जिससे हम एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार का ट्रांसक्यूलाइजर होता है, एक प्रकार का स्टिमुलेटर होता है बच्चों, कौन, निकोटीन। और ये कैसे काम करता है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से एसिटिलकोलिन काम करता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं जॉइंट्स बिटवीन द फीमर एंड टिबिया फिबुला इज। टिबिया फिबुला और फीमर के बीच का जो जॉइंट्स होता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, पहला है हिंज जॉइंट्स, दूसरा है सैडल जॉइंट्स, तीसरा है पाइवट जॉइंट्स और चौथा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो सही ऑप्शन जो होगा बच्चों वो हिंज जॉइंट्स होगा। तो जो हमारे हिंज जॉइंट, जो हमारा ये नी होता है बच्चों, चाहे एल्बो हो या नी, पैर का जो नी जॉइंट्स होता है, हाथ का जो एल्बो जॉइंट्स होता है, ये सब क्या होते हैं बच्चों, हिंज जॉइंट्स, कब्जादार संधि कहलाते हैं। क्योंकि ये जैसे दरवाजा हमारा एक साइड में खुलता है, ठीक इसी प्रकार से ये भी एक साइड में खुलते हैं, जिसको हम कब्जादार संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कब्जा संधि कहते हैं। तो हिंज जॉइंट्स क्या होता है बच्चों, तो जो हमारा फीमर बनता है, फीमर और टिबिया फिबुला के बीच का जो संधि बनता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, हिंज जॉइंट्स कहते हैं। ठीक बच्चों, जबकि जो हमारा गर्दन होता है बच्चों और हमारा अंगूठा, ये इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें पाइवट जॉइंट देखने को मिलता है। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहाँ देखने को मिलता है बच्चों, जो हमारा ये शोल्डर गर्डिल होता है और पेल्विक गर्डिल होता है बच्चों, ये यहाँ हमको सर्कमडक्शन प्रकार का मूवमेंट देखने को मिलता है, जिसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन और एडक्शन चारों प्रकार के मूवमेंट होते हैं बच्चों। तो इस प्रकार के संधि को हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं, जिसमें हमारे जो फीमर होता है बच्चों, हमारे फीमर का हेड जो होता है उसमें सॉकेट में जाके जाम हो जाता है। तो इस प्रकार से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बनता है। ठीक बच्चों, तो आइए हम बात करते हैं, यहाँ देखिए थोड़ा फिगर के माध्यम से देखते हैं। जैसा कि बच्चों हम लोग बताया कि जो हमारा ये एटलस बोन होता है बच्चों, एटलस बोन और एक्सिस के बीच में जो एक संधि बनता है उसको हम पाइवट जॉइंट्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ ग्लेडिंग मूवमेंट अर्थात पाइवट होता है बच्चों, हमारा पूर्ण रूप से नहीं मुड़ पाता है, केवल हम थोड़ा सा लैटरली अपने गर्दन को मूवमेंट करा पाते हैं। तो इस प्रकार के संधि को हम पाइवट संधि कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है बच्चों, एटलस और एक्सिस के बीच में पाया जाता है। यहाँ देखेंगे बच्चों, आप यहाँ देखेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स यहाँ देखने को मिले, क्योंकि यहाँ देखिए ये हमारा जो शोल्डर गर्डल, इसको शोल्डर गर्डल कहते हैं, यहाँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स पाया जाता है। ठीक बच्चों, क्योंकि यहाँ जो हमारा स्कैपुला बोन होता है, स्कैपुला और ह्यूमरस के बीच में स्कैपुला का एक खांच सॉकेट बनाता है, जबकि हमारा जो ह्यूमरस होता है बच्चों, ह्यूमरस का जो हेड होता है वो बॉल बनाता है। तो यहाँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कंदुक खल्लिका संधि कहते हैं। और यहाँ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन चारों प्रकार के मूवमेंट देखने को मिलते हैं। और ये देखिए बच्चों हमारा एल्बो जॉइंट्स है, एल्बो जॉइंट्स पर ये क्या होता है, कब्जादार संधि होता है जो ह्यूमरस और रेडियोल्ना के बीच में बन रहा है। ठीक बच्चों, इधर आप देखेंगे और यहाँ देखिए बच्चों, ये जो होता है हमारा जो दोनों बोन होते हैं, इस पर हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मूवमेंट देखने। जो हमारा रेडियो अल्ना होता है बच्चों, रेडियो अल्ना पर क्या होता है, रोटेशन केवल होता है, तो यहाँ रोटेटिंग मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार का मूवमेंट क्या करता है, हेड ऑफ द रेडियस क्या होता है बच्चों, यहाँ केवल जो सिग्मॉइड कैविटी होती है उस पर अल्ना क्या होता है, रेडियस अल्ना दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं बच्चों, रोटेशन करते हैं। यहाँ भी देखिए बच्चों, ये जो पेल्विक गर्डिल होती है, यहाँ भी क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखने को मिलता है। ठीक बच्चों, जो हमारा पेल्विक बोन और फीमर के हेड के साथ बनता है। पेल्विक बोन का जो सॉकेट होता है और फीमर का जो हेड होता है बच्चों, वो इसी में जाकर फिट हो जाता है और ये बनाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। यहाँ भी जो मूवमेंट देखने को मिलता है बच्चों, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन और अबडक्शन चारों प्रकार के मूवमेंट देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ आप देखिए बच्चों, आप नी जॉइंट्स पर आते हैं, नी जॉइंट्स पर देखते हैं, यहाँ भी ये कब्जेदार संधि होता है, अर्थात हमारा जो नी होता है बच्चों केवल अंदर की ओर खुलता है, बाहर की ओर नहीं मूवमेंट कर सकता, अर्थात इसे भी कब्जादार संधि कहते हैं। ठीक बच्चों, और यहाँ अगर हम अपने एंकल पर देखें बच्चों, तो एंकल में भी क्या होता है, हमारा
हिंज जॉइंट्स होता है, हिंज जॉइंट्स, क्योंकि यहाँ हमारा जो होता है बच्चों प्लांटर फ्लेक्शन और प्लांटर एक्सटेंशन देखने को मिलता है, प्लांटर फ्लेक्शन एंड प्लांटर एक्सटेंशन। इस प्रकार से मूवमेंट बच्चों हम जब आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे बहुत सारे मूवमेंट यहाँ देखने को मिलते हैं हमारे हड्डियों के बीच में। तो इस प्रकार का जो मूवमेंट होता है बच्चों ये हड्डियों के बीच में होता है। ठीक बच्चों, तो यही पूछा जा रहा है कि जॉइंट्स बिटवीन द फीमर एज वेल एज द टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला फीमर के बीच का जो संधि होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, हिंज जॉइंट्स कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम बात करते हैं 99 क्वेश्चन, स्पीड्स ऑफ द कैंसरस सेल्स टू द डिस्टेंट साइट ऑफ द साइट इज टर्म्ड एज। तो जो कैंसरस सेल का फॉर्मेशन होता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, पहला है मेटास्टेसिस, दूसरा है म्यूटेशन, तीसरा है मेटाप्लेसिया और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अर्थात जो मिडाइन फेज का जो प्राइमरी ट्यूमर होता है, प्राइमरी ट्यूमर से सेकेंडरी ट्यूमर का बनना, इसको जो मैलिग्नेंसी फेज में बनता है जो बच्चों ट्यूमर से कैंसर का बनना, उसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मेटास्टेसिस कहते हैं। जैसा कि आप देखें, मेटास्टेसिस इज स्प्रेड्स ऑफ द कैंसरस सेल्स फ्रॉम एन इनिशियल आर द प्राइमरी साइट्स टू द डिफरेंट आर सेकेंडरी साइट्स विद इन द होस्ट सेल्स। होस्ट सेल्स के अंदर प्राइमरी अर्थात बिनाइन ट्यूमर से मैलिग्नेंट कैंसर्स के रूप में बनने की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं बच्चों, मेटास्टेसिस कहते हैं। व्हेन ट्यूमर सेल्स मेटास्टेसाइज द न्यू ट्यूमर इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी आर द मेटास्टैटिक ट्यूमर। बच्चों जब ट्यूमर कैंसर बन जाता है, कैंसर के बाद जब दूसरा नया ट्यूमर बनता है, अर्थात जो प्रारंभिक बिनाइन ट्यूमर फिर से बनेगा, अर्थात पहले प्राइमरी ट्यूमर से कैंसरस सेल का बनना, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं। मेटास्टेसिस के बाद जब दूसरा ट्यूमर बनता है बच्चों उसको हम सेकेंडरी ट्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं, जो न्यू ट्यूमर बनता है उसको हम सेकेंडरी ट्यूमर कहते हैं, या उसको मेटास्टैटिक ट्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मेटास्टैटिक ट्यूमर कहते हैं। सिमिलर टू डोज इन एन ओरिजिनल ऑफ द प्राइमरी ट्यूमर। और इसकी अगर हम स्ट्रक्चर इसके मार्फोलॉजी को देखें तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों, सेकेंडरी ट्यूमर भी जो बनता है बिल्कुल प्राइमरी ट्यूमर जैसा ही होता है, लेकिन ये मैलिग्नेंसी के बाद बना है, इसलिए इसको हम मेटास्टैटिक ट्यूमर कहते हैं। मेटास्टैटिक ट्यूमर आर वेरी कॉमन इन द लेट स्टेज ऑफ द कैंसर। और मेटास्टैटिक ट्यूमर कब बनता है बच्चों, ये कैंसर बन जाने के बाद बनता है, लेट स्टेज ऑफ कैंसर का रूप होता है। द स्प्रेड्स ऑफ द मेटास्टैटिक में अकर्स वाया द ब्लड ऑफ द लिम्फ। जो मेटास्टैटिक ये सेकेंडरी ये ट्यूमर बनता है बच्चों, जिसको हम मेटास्टैटिक ट्यूमर कहते हैं, ये किसके द्वारा बनता है, ये हमारे चैनल्स के द्वारा बनता है, ब्लड फ्लो के द्वारा बनता है, और लिम्फेटिक चैनल्स के द्वारा बनता है। ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा, लिम्फेटिक सर्कुलेशन के द्वारा क्या होता है बच्चों, ये मेटास्टैटिक ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। द मोस्ट कॉमन साइट्स ऑफ द अकरेंस ऑफ द मेटास्टेसिस आर द लंग्स, लीवर, ब्रेन एंड बोन्स। तो जो मेटास्टैटिक ट्यूमर बनता है बच्चों, जो सेकेंडरी ट्यूमर बनने का कारण बनता है वो चूंकि हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, हमारा लिम्फेटिक वेसल्स फ्लो कर रहे हैं बच्चों, तो जहाँ जहाँ सर्कुलेशन पहुँचेगा वहाँ वहाँ ये सेकेंडरी ट्यूमर बनता है। कहाँ कहाँ बन सकता है बच्चों, लंग्स में बन सकता है, लंग्स में बनता है, लीवर में बनता है, ब्रेन में बनता है, बोन्स में बनता है, क्योंकि इन सब जगह पर हमारा ब्लड फ्लो कर सकता है, हमारे लिम्फेटिक वेसल्स, हमारे लिम्फेटिक चैनल पहुंच सकते हैं बच्चों। इसलिए जो मेटास्टैटिक ट्यूमर होता है, सेकंड मतलब कैंसर बन जाने के बाद जो सेकेंडरी ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है बच्चों, वो किसके द्वारा होता है, थ्रू ब्लड चैनल, थ्रू लिम्फेटिक चैनल। और ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है बच्चों, लंग्स में देखने को मिलता है, लीवर में, ब्रेन में और बोन में देखने को मिलता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के विषय में। 100 ग्राफ्टिंग बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज इज। सेम स्पीसीज के दो मेंबर्स के बीच में जब ग्राफ्टिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं, पहला बच्चों एलोग्राफ्ट, दूसरा है ऑटोग्राफ्ट, तीसरा है जीनोग्राफ्ट और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो हम बच्चों आपको बता दें, आइए हम बात करते हैं। ग्राफ्ट इज एन आइसोलेशन पोर्शंस ऑफ द लिविंग टिश्यू दैट इज जॉइंड टू अनदर टिश्यूज आइदर इन द सेम। ऑटोग्राफ्ट आर द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज, एलोग्राफ्ट आर द डिफरेंट स्पीसीज जीनोग्राफ्ट। बच्चों जो ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया होती है, इट इज़ द टाइप ऑफ द आइसोलेशन पोर्शन। ये जब कहीं से किसी पार्ट को निकालकर किसी दूसरे जगह को लगाने की प्रक्रिया को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ग्राफ्टिंग। किसी भी लिविंग टिश्यूज़ को एक स्थान से निकालकर किसी दूसरे स्थान तक प्लेस करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, ग्राफ्टिंग कहते हैं। दैट्स इज जॉइंस टू अनदर टिश्यूज, और ये एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को जोड़ने का काम करेगा। इन द सेम, अगर कहने का मतलब यह है कि बच्चों अगर एक ही ऑर्गेनिज्म से एक स्थान से किसी टिश्यूज़ को निकालकर किसी दूसरे जगह पर ग्राफ्ट करने की प्रक्रिया को हम ऑटोग्राफ्ट करते हैं। जैसे बच्चों हमारे शरीर से किसी एक जगह का स्किन निकालकर किसी दूसरे जगह पर स्किन ग्राफ्ट कर दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑटोग्राफ्ट। क्यों, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसी जीव के शरीर से
एक जगह से कोई टिश्यू निकाल कर किसी दूसरे जगह ग्राफ्ट किया जा रहा है तो उसको हम ऑटोग्राफ्ट कहेंगे। और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, या फिर किसी एक स्पीसीज जैसे मानव का ही, किसी मानव का स्किन निकाल कर किसी दूसरे आदमी के अंदर ग्राफ्ट करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम एलोग्राफ्ट कहते हैं। जैसे किसी मानव का कोई पार्ट निकाल कर किसी दूसरे मानव के अंदर लगाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे बच्चों, एलोग्राफ्ट। क्यों? क्योंकि ये सेम स्पीसीज के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हुए। अगर हम डिफरेंट स्पीसीज के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, ठीक बच्चों, और द डिफरेंट स्पीसीज, अगर हम डिफरेंट स्पीसीज से डिफरेंट अर्थात एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में ग्राफ्ट करें, जैसे किसी दूसरे जानवर का कोई पार्ट उठाकर, चाहे बोन्स हो चाहे स्किन हो, ठीक बच्चों, वो अगर किसी दूसरे जानवर में लगाया जाता है तो उसको हम जीनोग्राफ्ट कहते हैं। ठीक बच्चों, एक बार फिर से समझ लीजिए, एक ही जीव का अर्थात एक ही ऑर्गेनिज्म का अगर कोई टिश्यू निकाल कर उसी के शरीर में कहीं दूसरे जगह ग्राफ्ट किया जाता है तो उसको ऑटोग्राफ्ट कहते हैं। एक ही स्पीसीज के दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो ग्राफ्टिंग किया जाता है, अर्थात एक मानव का किसी दूसरे मनुष्य के अंदर अगर ग्राफ्टिंग किया जाता है, क्योंकि स्पीसीज सेम है, क्योंकि वो भी होमोसैपियंस वो भी होमोसैपियंस, तो एक आदमी का किसी दूसरे आदमी में ग्राफ्टिंग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, एलोग्राफ्ट कहते हैं। जबकि एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज में ग्राफ्टिंग करने की प्रक्रिया, जैसे किसी जानवर का किसी मानव के अंदर ग्राफ्टिंग हो जाएगा तो उसे हम जीनोग्राफ्ट कहते हैं। ठीक बच्चे, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्राफ्टिंग बिटवीन टू मेम्ब्रेन ऑफ सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज के दो मेंबर के बीच में अगर ग्राफ्टिंग किया जाएगा बच्चों तो उसको हम क्या कहते हैं, डेफिनेटली सी बात है, उसको हम कहेंगे एलोग्राफ्ट। ठीक बच्चों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, एलोग्राफ्ट। क्यों? क्योंकि स्पीसीज सेम है लेकिन ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हैं। जैसे एक मानव का दूसरे मानव में लगाया जा रहा है तो स्पीसीज सेम हुआ लेकिन ऑर्गेनिज्म दोनों अलग अलग हैं, तो उसको हम एलोग्राफ्ट कहेंगे। ठीक बच्चों, तो ये रहा बच्चों टोटल 25 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो करीब करीब सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है बच्चों, आई होप आपको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा। अगर बच्चों हमारे वीडियोस आपको बहुत अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, कोई सुझाव हो बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें, जिससे आपके समस्या का समाधान हो सके और हमको भी ये पता हो सके कि पढ़ाई तैयारी किस ढंग से चल रही है। ठीक बच्चों, तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियोस के साथ हम मिलेंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।